जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुद्र की गहराइयों को छूने की, तमन्ना रखो समुद्र की गहराइयों को छूने की। किनारों पे तो केवल जिंदगी की शुरुआत होती है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे चीफ गेस्ट श्री एसपी सिंह सर, जो कि अभी आने में उनको कुछ देर है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रवि भट्ट जी, कृपया वो मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं स्वागत करती हूँ हमारे ओजस्वी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे वाइस चांसलर, युवा वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक राय जी का मंच पर आप उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी डीन, साइंस डीन तृप्ता त्रिवेदी जी का, कृपया आप भी मंच पर आए। मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर अजय मिश्रा जी को, कृपया आप भी मंच पर आए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी, फॉर्मर वीसी एंड जेपी यूनिवर्सिटी, कृपया मंच पर पधारें। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुधीर मेहरोत्रा जी, मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर सुधीर मेहरोत्रा जी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, कृपया आप भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं एक बार फिर से आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर राजीव पांडे जी, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के, कृपया आप भी मंच पर आएं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चेयरमैन, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की चेयरमैन प्रोफेसर विभूति राय जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय इस वर्ष अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने आज 2020 में अपने 100 वर्ष पूरे करे हैं। इसी के तहत एक सप्ताह से लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है विभिन्न प्रोग्रामों का आयोजन किया गया है। उसी के तहत इस साइंस फेस्टिवल का आयोजन, जिसका इनॉग्रल फंक्शन आज किया जा रहा है। मैं ऐश्वर्या अवस्थी विश्वविद्यालय की तरफ से वाइस साइंस फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में लखनऊ के विभिन्न यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजेस से आए छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके शिक्षक मौजूद हैं। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी, डिफरेंट कॉलेज, लखनऊ पब्लिक कॉलेज और लखनऊ यूनिवर्सिटी के साइंस डिपार्टमेंट के सभी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर अपने को पार्टिसिपेट किया है और अपना प्रेजेंटेशन देने का एक मौका उनको यहाँ से मिला है, एक प्लेटफॉर्म उनको मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य, हमारे साइंस फेस्टिवल को आयोजित करने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही था कि हम यंग माइंड को आगे ले जाएं। इसीलिए हमने ये फेस्टिवल का आयोजन किया। ये बहुत हर्ष की बात है कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह का एक हिस्सा बने हैं और आप लोग की मौजूदगी ने इसमें चार चांद लगा दिए हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ अपने मुख्य अतिथियों का, कृपया वो दीप जलाकर तथा मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करके साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ करें। वॉलंटियर से कहती हूँ कि कृपया वो स्टेज पे आए और मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। आइए कुछ काम है रोशन हर गली मोहल्ला और सारा देश करते हैं, मां सरस्वती के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए इस साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ करते हैं। अब हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से
हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरे है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, दुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्णवर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। थैंक यू। धन्यवाद। इस गीत माँ शारदा की वंदना प्रस्तुत कर रही थी प्रियंका साहू, प्रियंका वर्मा और विश्वास जी। इसके आगे मैं प्रोफेसर विभूति राय जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे मुख्य अतिथियों को कृपया बुके व मोमेंटो दे करके सम्मानित करें। प्रोफेसर विभूति राय जी, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप हमारे गेस्ट, हमारे वाइस चांसलर जी को साथ ही साथ मोमेंटो भी देके सम्मानित करें। धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को, इस प्रोग्राम में एक एनर्जी आ जाएगी। मैं अनुरोध करती हूँ विभूति राय जी को कि रवि भट्ट जी को प्लांट और मोमेंटो देके सम्मानित करें। मैं अनुरोध करती हूँ कि प्रोफेसर विभूति राय सर हमारे डीन तृप्ता त्रिवेदी जी को हमारे डीन ठीक तृप्ता त्रिवेदी जी को प्लांट दे करके सम्मानित करें। अच्छा जी, मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर विभूति राय जी को कि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला जी को प्लांट दे के सम्मानित करें। धन्यवाद सर। खूबियाँ इतनी तो नहीं है कि किसी का दिल जीत सके, खूबियाँ इतनी तो नहीं है किसी का दिल जीत सके, लेकिन कुछ पल ऐसे छोड़ जाएंगे कि भूलना आसान ना होगा। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर विभूति राय जी को कि वो यहाँ आए और वेलकम नोट्स दें। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज के इस भव्य कार्यक्रम का आगाज़ करने का मौका मिल रहा है। सर्वप्रथम मैं अपने आदरणीय युवा
कुलपति महोदय प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को करने की हमको प्रेरणा दी और उसी कारण आज इतने सारे हमारे आगंतुक लोग यहाँ पर हैं। 20 विभिन्न संस्थानों के स्टॉल लगे हुए हैं। हमारे विज्ञान संकाय के 9 विभाग इसमें भागीदारिता कर रहे हैं और उसी के साथ साथ ये विश्वविद्यालय का जो 4 विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल के आयोजन हुए, उस आयोजन की शुरुआत हो रही है। Today I am overwhelmed on account of several reasons. The first and the foremost being the historical background of this prestigious university that is going to elaborate its centurion event of its glorious past of 100 years. I am very fortunate to be associated with this university. Out of this 100 years, I have spent 42 years being one of the very old student alumni to a faculty of this prestigious institution. The scientific pursuits that evolved right from the very inception stage of this great university is not a mean achievement. Way back in 1921, that is 1 year after inception, when the academic calendar of the university got framed, the Faculty of Science was born in 4 offsprings, namely botany, mathematics, physics, and zoology. And they started their academic journey since then. Very soon afterwards, the Department of Chemistry was added in 1927, Geology Department in 1942, Biochemistry Department in 1955, followed by Department of Statistics, Computer Science, Environmental Science, and Biotechnology, which were added to the bouquet of the Faculty of Science to make it a representative of all conventional subjects of the science stream. Lucknow, a city of passion, finesse, etiquettes, cuisines, literature, and casual attitude, is actually little known for its scientific heritage, which gets overwhelmed by the city's ethnic culture. It would be pertinent to mention that 2 major institutions inherited the Mughal and Nawabi buildings like CDRI, which was across in the Chhatar Manzil, and similarly ITRC, or now it's IITR, which was in the Lal Baradari. Having said so, Lucknow boasts to be one of the biggest cities of northern India to have at least 15 centrally funded scientific institutes, 8 state-funded organizations and institutions, besides 14 universities, several laboratories and departments. Lucknow has largely grown into a mega science city. While celebrating its centennial year, we feel privileged and honored to be a part of the University of Lucknow, which has remained the hub of all scientific developments across the state of Uttar Pradesh in general and across Lucknow city in particular. Institutions like KGMU, College of Architecture, Engineering College, Birbal Sahni Institute of Paleosciences, and many others had their inception from the University of Lucknow. So the University of Lucknow is actually mother to all these institutions. The strong connect between these institutions and the university are getting closer and closer day by day, which is an indication of scientific growth and maturity at academic goals and achievements. The participation of more than 30 organizations in our Science Festival 2020 is the beginning of a new era, showcasing the scientific temper of this great city and university. I foresee a great future of science through such events which inculcates a scientific temper across the vast population of the city of Lucknow.
I am proud to say that in the 100 years of this university, for the first time, a science festival is being organized in this great institution of learning. I think all the participating institutions and organizations who have come forward to make our century year celebrations a great success despite the shadow of corona pandemic. We foresee a shared heritage of scientific pursuits in Lucknow achieving still greater heights through this Science Festival 2020. Thank you. धन्यवाद सर, आपने अपने शब्दों से हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से अभिभूत कर दिया है। मैं अब आमंत्रित करती हूँ हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जी कि कृपया वो मंच पर आए और अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दें। Thank you, madam. Respected Dean Faculty of Science, Professor Tripta Trivedi, madam. Chairperson of this Science Festival Organizing Committee, Professor Vibhuti Rai ji. Honorable Professor Shukla, who happens to be our colleague from Faculty of Education and a former Vice Chancellor of Ruhelkhand University. Head of Department of Statistics, Department of Biochemistry, Department of Geology, our esteemed guest Professor Bhatt, my colleagues from the university. I can see our Controller of Examination, Professor Saxena, our Dean Faculty of Law. I can take this off probably, yeah. Our Chief Proctor, our Superintendent of Works, and I can see many faces. Our Chief Provost is here, and all the respective head of departments. Head, I can see Professor Poonam Sharma, Head Department of Mathematics. Our Dean Research, Professor Monisha. Now, this is a science festival, and this has begun after 100 years. This is what Professor Rai just informed. Now, can you think of what the reason was? Right across the road, at the back of the road, there is a Department of Political Science, which was the first ever department of political science in the country. Somehow, political science dominated physical science in this great institution. And probably it is because of this that the strength of Faculty of Science could not outshine, and finally this science saw the light of the day, and we are here celebrating Science Festival. Science Festival in the centenary year celebration, what a better opportunity could it have been? So I welcome all present in the Science Festival organized by University of Lucknow as part of its centennial celebration. I also understand that this is a festival, so in a festival people are not ready to listen to such a long academic deliberation. और इस बात का आप सब इत्तेफाक रखेंगे मेरी इस बात से कि ये महोत्सव है, तो महोत्सव में गंभीर एकेडमिक डिस्कशन पर लोग शायद उतनी तवज्जो ना दे, तो मैं भी इसको बहुत भारी नहीं बनाना चाहता हूँ, but then when can someone fix the sound please? When I first interacted Professor Vibhuti Rai ji with respect to some kind of science initiative in this centennial celebration, he came up with this proposal, and this was a wonderful proposal which was received well by all the people who were part of organizing this centennial celebration, and we instantly thought of giving it a show as grand as possible given the resource constraint that we operate in. So आज वो शुभ दिन है और मेरी ये भी आकांक्षा है कि अभी I was watching some of these stalls
ज़्यादातर स्टॉल थोड़ा स्टैटिक इन नेचर मुझे दिखते हैं। तो स्टैटिक को डायनामिक कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये 5 दिन का फेस्टिवल है, हमको स्टूडेंट्स को इंगेज थोड़ा करना पड़ेगा और वो इंगेजमेंट के लिए उसका डायनामिज्म बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी इस पूरी व्यवस्था में कि इतनी दूरी है, 2 अलग अलग छोर पे स्टॉल्स हैं, इसलिए कोई केओस की स्थिति नहीं है, पर्याप्त रोशनी है, पर्याप्त हवा है, एंड इट इज़ सो इम्परेटिव बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग पैंडेमिक इशू। ये भी सही है कि इस विश्वविद्यालय के साइंस के अचीवमेंट्स बहुत बहुत शानदार हैं। समहाउ जैसे मैंने कहा कि वो सोशल साइंस के अचीवमेंट्स के बादलों में छुपे हुए रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का साइंस का अचीवमेंट समाज तक पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे और इस ग्रेट सीट ऑफ लर्निंग के साइंस फैकल्टी के डिपार्टमेंट्स को उसका ड्यू पाए प्राप्त हो। यहाँ पे जब भी बात होती है लेजेंडरीज की, तो हम लोग ज़्यादा बातें करते हैं उन लोगों की जिन्होंने पॉलिटिकल पावर अचीव किया, पॉलिटिकल पोजीशन अचीव की। आप सब अपनी आम चर्चा में इसी तरह की बातें करेंगे, लेकिन इस संस्था का साइंस का अचीवमेंट समहाउ थोड़ा मुझे लगता है कमतर रहा। जबकि मेरे पास कुछ सूची है, यहाँ पे प्रोफेसर बीरबल सहानी FRS, इनका नाम तो हम सब जानते हैं, वॉज अ लेजेंडरी इन द फील्ड ऑफ पैलियोबॉटनी। आपके नाम से ही बगल में एक संस्था है, बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, जो देश में अपनी तरह का अकेला इंस्टीट्यूशन है। प्रोफेसर PS मैकमोहन FNI फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, प्रोफेसर J. Strang, a legendary मैथमेटिशियन, प्रोफेसर AN सिंह, जो हिंदू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के एक पूरी दुनिया में जाना माना नाम रहे, डॉक्टर DB देवधर एंड प्रोफेसर वली मोहम्मद, GS थापर, KN behel, they were belonging to Department of Zoology and many more. प्रोफेसर बीरबल सहानी साहब ने डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी को इस्टेब्लिश किया एंड प्रोफेसर KS कृष्णन इनिशिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री अलॉन्ग विद डॉक्टर सोमा कुमार, प्रोफेसर BP अधिकारी एंड प्रोफेसर VS हुजूर बाजार lead the foundation of Department of Statistics. अल्यूमिनस भी यहाँ के साइंस के बहुत लीडिंग है। जैसा प्रोफेसर राय बता रहे थे कि कई सारे लीडिंग सेंट्रली फंडेड नेशनल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स इस समय हमारे अल्यूमिना हैं। ये भी अपने आप में बहुत बहुत प्रतिष्ठा का विषय है, लेकिन ये ज़्यादा ओनस लाई करता है यहाँ के साइंस के बच्चों के लिए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मेरा अनुरोध होगा कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ के साइंस के अकम्पलिशमेंट से वाबस्ता करा पाएँ, जितना ज़्यादा उनका इंगेजमेंट करा पाएंगे, वो उतना ही अच्छा विश्वविद्यालय के लिए होगा और उनकी साइंस की लर्निंग ऑफ कोर्स स्ट्रेंथन होगी। आई वाज टोल्ड कि बहुत सारे स्कूलों के और कॉलेजेस के बच्चे भी आ रहे हैं और वो आके यहाँ साइंस से रूबरू होंगे। साइंस की जो बहुत सारे हम जैसे लोग, मैं पहले BSc मैंने किया ग्रेजुएशन लेवल पे, MSc फिज़िक्स में एडमिशन भी लिया और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहाँ सेशन इतना लेट था व्हेन आई टुक माय एडमिशन इन MBA एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो एक कॉपी जो मैंने फिज़िक्स MSc फिज़िक्स के लिए करी थी, उसमें शायद 8-10 पेज में कुछ लिखा होगा। उसी कॉपी को मैंने शुरू किया जब मैं मैनेजमेंट में जाने लगा, तो उसमें कुछ लिखा। तो जब मैं पीछे पलट के देखा, मुझे लगा मैनेजमेंट इस MSc फिजिक्स के सामने एकदम बच्चा है, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। एंड वो फिजिक्स की थियरम्स और प्रिंसिपल्स, मतलब ये लगता था कि भगवान हम कहाँ फंसे थे। और दिस MBA वाज लाइक अ केक वॉक एंड आई स्कोर्ड वेरी हाई। और जितना हम MSc सिंस आई हैड ओनली जॉइंड, तो जितनी पढ़ाई करते थे, या इवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन इटसेल्फ वाज एक्सट्रीमली टफ एट इट्स ओन टाइम, तो उसके सामने लगता था कि उसका 50% पढ़ाई करेंगे तो हम MBA में टॉप कर जाएंगे। और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और फिर उसकी आधी पढ़ाई करके मैं मैनेजमेंट की फील्ड में अपना अच्छा खासा हिंदुस्तान में नाम और रसूख बना लिया। तो ये साइंस जो कि मुझे लगता है खासा
तकलीफदेह होता है पढ़ाई के समय, खासा तकलीफदेह होता है, उसमें पढ़ना भी पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स भी करने होते हैं और साइंस के टीचर्स थोड़ा कड़क भी होते हैं। तो उन सारे दुश्वारियों के बीच में अपने लिए एक जगह बना पाना, वो आप जब यहाँ के टीचर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाउ डिजर्विंग दे आर एंड व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट they demand from everyone, from the students and from the system as well. यहाँ का रिसर्च इंडेक्स एच इंडेक्स हमारा स्कोपस का 85 है। मोनिशा मैडम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अर्लियर इट वाज 83, फिर वो लॉकडाउन पीरियड में 2 पॉइंट और बढ़ गया, सो इट वाज 85। वेब ऑफ साइंस का हमारा एच इंडेक्स 79 है। और आप इसको अगर सेग्रीगेट करेंगे डिसिप्लिन वाइज तो देयर इज हार्डली एनी मैच। ये और विशेष इट डिजर्व्स ग्रेटर कुडोज इसलिए भी कि मैं जिस संस्था से आता हूँ वहाँ की तुलना में मैं यहाँ के टीचर्स, यहाँ के डिपार्टमेंट्स और यहाँ के फैकल्टीज़ के जो रिसोर्सेज हैं उनको कंपेयर करता हूँ तो हम बहुत ज़्यादा डिप्राइव कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट्स को। मुझे लगता है जिस तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए, it so happened once I visited Department of Zoology और वहाँ मुझे एक लैब दिखाई गई। आई बिलीव डॉक्टर शाली मलिक वुड बी हेयर। मैंने इनकी लैब देखी और एवरी सिंगल, अगर मैं कहूँ एवरी सिंगल सेंटीमीटर ऑफ द लैब वाज आल्सो यूज्ड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरिंग द रिसर्च। वो देख के लगता है उसमें बच्चे बैठे थे और बच्चे अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में कनेक्शन इंटरनेट का करे हुए थे। While if you see the counterpart institutions जहाँ पे हाई स्पीड वाईफाई है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जगह है, बहुत एडवांस लैब है, उसके कंपैरिजन में हमारे इंस्टीट्यूशंस हाईली फैसिलिटी डिप्राइव्ड है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है इसके बगल में ही जहाँ हम लोग खड़े हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 36 की फैकल्टी स्ट्रेंथ है और 14 लोग अभी काम कर रहे हैं, 2 लोग अभी सुपर एनुएट भी हो चुके हैं। एक सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये कैसे पढ़ाया जाएगा, जबकि अंडर ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, डॉक्टरल रिसर्च भी है, सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम भी है। तो विश्वविद्यालय इस बात की गंभीर चिंता करता है। और मैंने किसी से कहा कि ईश्वर की इच्छा हुई तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा ये है कि हम अपना फैकल्टी सिलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से शुरू करें। इससे ज़्यादा डिप्राइवेशन किसी डिपार्टमेंट में नहीं है फैकल्टी का। मतलब एक तरह से ये इफ़ आई एम अलाउड टू यूज़ द वर्ड, ये अमानवीय है उन टीचर्स पे कि वो अगर 12 टीचर रेगुलर टीचर 36 रेगुलर टीचर का काम करेंगे तो फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो फिर हमारा इंस्टीट्यूशनल गोल डिफीट होता है। हमको ये नहीं होने दे रहे हैं। और ये वही डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है जिसने वो सैनिटाइज़र बनाया, जिसने इस लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में 100 साल में पहली बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट कराया। सो देयर इज़ एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ द यूनिवर्सिटी टू रेसिप्रोकेट, एंड ये रेसिप्रोकेशन इज़ नॉट in the interest of only the department but in the interest of the students who come for superior learning to this great seat of learning. तो ये हमारा नैतिक धर्म भी है कि of course there are certain resource constraints that you all are aware of, probably many of you are aware of much better than me, but we are trying to find out certain solutions to that। और बहुत सारा उसमें हम लोगों को मदद भी मिल रही है, सफलता भी मिल रही है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले 4-5 सालों के अंदर जब चीज़ें कंप्लीट मैच्योरिटी ले लेंगी तो शायद वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट जिसके तहत हमारी रिसर्चेज उतनी प्रोग्रेस, मतलब इस मेरिट पे अगर संसाधन से मैप करा दें इसको तो हमारा रिसर्च आउटपुट कहाँ से कहाँ जाए, दिस कैन ईजिली बी थॉट ऑफ। और ये एकदम अनफेयर है ऑन पार्ट ऑफ द मेरिट एंड विजडम of our teachers not to match the resource and the output that they truly deserve and that they are capable of making it। तो मुझे लगता है कि एक sensitization, awareness creation, information propagation, इन सभी चीज़ों के लिए
this science festival will go a long way. इसका प्रोफेसर विभूति राय साहब वैसे भी बहुत मेटिकुलस हैं अपने अप्रोच में और काम में, तो इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर कराएंगे. इसमें कुछ बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका प्री कमिंग लर्निंग एंड पोस्ट विजिट लर्निंग का एक असेसमेंट हम लोग कर सकते हैं. डिपार्टमेंट्स का एक अपना रिस्पांस हम लोग देखेंगे कि कैसे कौन सा डिपार्टमेंट का काम कितना रिसीव्ड है, स्पेशली अमंग दी स्टूडेंट्स. तो I believe this was one thing which was extremely novel and that added enormous glory and the grandeur of our centennial celebration. So that way ये साइंस फेस्टिवल जैसे स्पोर्ट्स, आज सुबह हमारे यहाँ योग शुरू हुआ विश्वविद्यालय में, उसके बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हुआ जिसमें पुराने स्टूडेंट्स भी आए और हमारे इनकम्बेंट इस समय के बच्चे भी थे. इन दोनों के बीच में एक मैच हुआ, बल्कि 2 मैचेस हुए मुझे लगता है. पहले बास्केटबॉल हुआ, फिर वॉलीबॉल हुआ. ऐसे ये लगातार चलता रहेगा. इसी तरह से ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का प्रोग्राम हैज़ बिगन एंड आई बिलीव दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन द हिस्ट्री ऑफ द फैकल्टी ऑफ साइंस. सो एक और बहुत अच्छी चीज़ जो इसमें दिखती है वो ये है कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ हेजिमनी दैट वी आर ऑब्जर्विंग हियर. हर विभाग के लोग इसमें अपना सहभागिता कर रहे हैं और उस सहभागिता से जो गोल है फर्दरेंस ऑफ साइंस नॉलेज उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. सो आई विश ऑल द लक एंड आई डिक्लेयर दिस साइंस फेस्टिवल ओपन टू यू ऑल. थैंक यू. थैंक यू सर. वाकई आपके शब्दों ने हम सबके बीच में एक उत्साह सा भर दिया, एक जोश भर दिया है और ये शब्द आपके हमेशा इस विश्वविद्यालय में गूंजते रहेंगे और हम सब इसी शब्दों के साथ आपके इन शब्दों को अपने दिलों में लेकर लंबे समय तक याद करते रहेंगे. धन्यवाद सर, आपने ध्यान दिया सभी विभागों की ओर. अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपने कीनोट स्पीकर रवि भट्ट जी को, जो कि इस विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी भी रहे हैं, वर्ल्ड फेमस हिस्टोरियन हैं. वो आकर के हमारे बीच में हमारे विश्वविद्यालय की हिस्ट्री को आपके सामने रखेंगे. इस शताब्दी वर्ष में उनकी मौजूदगी वाकई सराहनीय है. धन्यवाद सर. Hello everyone, respected Vice Chancellor, Professor Vibhuti Rai and other dignitaries. I'll pick up the thread where VC has left. He said this is a festival, so we should not talk something very heavy. I mean, we are in a festive mood, so I'll just talk on the history of Lucknow University, but believe me, I'll just go on the lighter side of this also, because history is not all about names and dates. Unfortunately, even when I was a student, I was also very much scared of the history, because the kind of history is taught in Indian institutes in the confine of classroom is very boring. So you have to make a bit interesting. History is nothing but like a story, like you see a movie. If you like movie, you remember each and every scene. The same is with history. If history is told in an interesting fashion, you don't have to remember anything. Everything is like a scene passing by. So now, before I start, friends, let me tell you one thing. I'm going to ask you a question because I want this session a little to be interactive. I don't want only the monologue. It should be a dialogue also. So there are 2-3 things which I'll ask, and if anyone can reply that, I'll be very happy. Fine? Why this you know, that's in Lucknow University campus, if you see the address of any Bangalore, you'll find always Badshah Bagh. Is that right? That's right. Is that right? No response. I'm a very bored speaker. Say yes or no. Good. Now tell me why Badshah Bagh. You can think of it. Why it is said that Badshah Bagh number 1, number 2, why this address is there. Number 2,
the most important and decisive role played by Lucknow University, and if I'm not wrong, a bit violent kind of a role, in the first war of independence, which was the name was given by Veer Savarkar. It was way back in 1857-58. And any romantic history involved with the Lucknow University. Very romantic, not only romantic, very romantic. Anyone like to answer it right now? Okay, fine. So I'll first of all, see, I can always give, I'm going to give you a few dates. You remember those dates, maybe it will be easy for you to connect it. Okay? 1864, 1866, right? Then 1929, 1923, 1938, 1705, 1834. I'm trying to simply impress you by these dates. Nothing, I'll explain about it, but this is just to tell you that. But before I start, let me tell you, the Lucknow University started, as we know, the way back in 1864, yes, 1864 it started, when here, after the death of Lord Canning, way back in, say, at London, the Talkadars of Awadh, they planned it that we must have an education institute in his memory. So all of them this was the basic idea of Raja Mahmudabad. So what happens, that time, hello, एक आपको शेर सुना देता हूँ इसी पे, आप लोग का टेंशन थोड़ा उधर चला गया था। एक लखनऊ के ऊपर शेर है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी जहाँ बनी हुई है कि यूं तो हर शहर का अपना एक मिजाज है। ये लखनऊ का शेर है, आप लोग लखनऊ वाले हैं। यूं तो हर शहर का अपना एक मिजाज है, पर अंदाज हम लखनऊ वालों का कुछ खास है। यूं तो हर शहर का अपना एक मिजाज है, पर अंदाज हम लखनऊ वालों का कुछ खास है। और चले जाए हम जहां में कहीं, चले जाए जहां में हम कहीं, एक लखनऊ रहता हमेशा हमारे साथ है। यही लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का भी है, दुनिया में कहीं भी चले जाएं उनका वही रहेगा। तो मैं जल्दी से आपको 2 मिनट के अंदर थोड़ा सा लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर हिस्ट्री का बता दूंगा, देन आई विल गेट बैक टू मोर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट। तो राजा महमूदाबाद हैड अ मीटिंग, उनका उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ हुआ करते सर हरकोट बटलर, तो ही वॉज हिज फ्रेंड। दे हैड अ मीटिंग at the government house, this which is known as Raj Bhavan now, and the original name of it that is Hayat Bakhsh Koti, or call it a Koti Hayat Bakhsh. वहाँ पर इनकी मीटिंग होती है, and it was decided that we'll have a educational institute and later university. Now, then again they had opened it in Aminabad. अमीनाबाद आप लोगों को जान के मजा आएगा कि अमीनाबाद को इस्टेब्लिश किया था, हजरतगंज को इस्टेब्लिश किया था अवध के 10वें रूलर अमजद अली शाह ने। आप लोगों ने वादी अली शाह का नाम सुना होगा, सब नहीं। तो वादी अली शाह के जो वालिद थे, पिताजी थे, उनका नाम था अमजद अली शाह। उन्होंने ही हजरतगंज को प्रैक्टिकली बसाया था। ये रोड जो बनी थी वो तो सात अली खान ने बनवाई थी 1810 में, जो हजरतगंज की रोड है। लेकिन जो मार्केट फ्लोरिश हुआ है हजरतगंज, वो हुआ है अमजद अली शाह के टाइम पे। वो अमजद अली शाह वॉज अ वेरी रिलीजियस पर्सन, वो इतने रिलीजियस थे इसीलिए लोग उनको कभी कभी वो हजरत भी कहते थे। इसीलिए उनके टाइम पे जो मार्केट फ्लोरिश किया उसको हजरत कहा जाता है। और मजे की बात देखिए कि अमजद अली शाह ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उनको याद किया जाए, लेकिन खाली हजरत उनके नाम से बस गया तो आज भी याद किए जाते हैं। तो अक्सर हिस्टोरियंस कहते हैं इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग फॉर हिम। और उनका वजीर जो हुआ करता था उसका नाम था अमीन उद्दौला। अमीन उद्दौला ने बसाया था आपका अमीनाबाद, और अमीनाबाद के अंदर ही उसके जो था, उसी अमीनाबाद के अंदर 1864 के अंदर लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो बाद में जो स्कूल था, कैनिंग स्कूल था, उसकी शुरुआत होती है। वहीं पर अमीनाबाद के अंदर जो था अमीनुद्दौला पैलेस के अंदर, अमीनुद्दौला के नाम पर जो था
वहाँ पैलेस था, वो पैलेस कहाँ था आप लोग इंटरेस्टिंग जानना चाहेंगे। आप लोगों ने सेंट्रल हॉल वो देखा होगा, वहाँ पर होटल, अगर वहाँ पर एक अमीनाबाद में पिक्चर हॉल देखा होगा आप लोगों ने, तमाम लोगों ने, उस पिक्चर हॉल के बगल में है, दैट वॉज द प्लेस इट हैड स्टार्टेड। वहाँ से ये मूव करता है 2 साल के बाद 1866 के अंदर आपकी ये जो लाल बारादरी है, जिसको अंदर थ्रोन रूम है, जहाँ पर 5 अवध के बादशाहों की ताजपोशी हुई थी, या वो यहाँ पर लाल बारादरी वहाँ शिफ्ट हुआ, और उसके ठीक 2 साल के बाद में ये शिफ्ट होके चला गया आपको जहाँ पर आज आपका परी खाना, जिसको कि आप जानते हैं भातखंडे म्यूजिक कॉलेज का हिस्सा है, वहाँ पर शिफ्ट हो गया। और वहाँ से शिफ्ट होने के बाद के अंदर ये 78 के पास आज जहाँ पर आप हैं यहाँ पर आया। अब यहाँ से थोड़ा मैं आप लोगों को एक लाइटर साइड में ले जाऊँगा, क्योंकि इसके आगे देखिए आप वॉट एवर आई से, अगर आप जस्ट ऑन द क्लिक ऑफ अ माउस यू कैन फाइंड समथिंग ऑन द वेबसाइट, देन व्हाट फॉर आई एम हियर। आप वेबसाइट पे जाइएगा, आपको तमाम इफेक्ट फिगर्स मिल जाएंगे, वो आप अलग से भी देख सकते हैं। जो चीज़ आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, और वेबसाइट से आप थोड़ा बाहर आइए जाल से। यू नो दैट्स नो ग्रेट, यू जस्ट गो ऑन वेबसाइट, सी व्हाट इज द गलत सही जो भी लिखा। ये जो था जहाँ पर आप बैठे, इसको बादशाह बाग इसलिए कहते हैं क्योंकि वे बैक इन 1819 में की बात है, और दैट टू 19 अक्टूबर की बात है, 1919 अक्टूबर की बात है। यहाँ पर उस समय यहाँ पर सिविल, ये आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं आपकी बात बता रहा हूँ, राइट। अनलेस यू नॉट अंडरस्टैंड द सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी यू विल नॉट गेट इट एग्जैक्टली व्हाट इट इज। उस समय इंडिया के अंदर जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम था हेस्टिंग ऑफ देयर, और दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे। टोटल मुगल एम्पायर है 19 हुए हैं, राइट फ्रॉम बाबर टू बहादुर शाह जफर। लास्ट बट वन वाज द अकबर सेकंड। अकबर सेकंड जो थे उसका वो समय ही वाज ऑन द थ्रोन, नॉमिनल हेड थे हिंदुस्तान का, और जो गवर्नर जनरल हेस्टिंग थे व्हेन ही हैड गॉन टू मीट हिम he did not allow, जो द अकबर सेकंड जो था मुगल एम्पायर did not allow गवर्नर जनरल टू सिट इन हिज फ्रंट, बिकॉज ही थॉट मैं तो एम्पायर हूँ, ये तो ही सर्विंग यू नो दैट्स क्वीन विक्टोरिया, तो भाई कोई हमारा मैच ही नहीं हुआ नौकर, हम तो बादशाह हैं। ये बात उसको बहुत हर्ट कर गई, ये गवर्नर जनरल हेस्टिंग को इतनी ज्यादा हर्ट कर गई कि ही डिसाइडेड कि मैं इसके राइवल में दूसरा कोर्ट बना दूंगा। उसके पहले जितने भी नवाब हिंदुस्तान में होते थे दे वर ऑल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्प्रेस, और उनके वो नायब होते थे। नायब इज एन अरबिक वर्ड, जिसके से नायब तहसीलदार होता है, नायब दरोगा होता है, आप लोगों को मालूम होगा। जैसे नायब दरोगा वैसे ही मुगल एम्प्रेस के जो असिस्टेंट होते थे डिफरेंट सूबे में अपॉइंट किए आते थे, और जो इसका कलेक्टिव टर्म है नायब इज अ प्लूरल ऑफ नवाब, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नवाब वर्ड ही यूज होने लगे इंडिविजुअल यू नो नायब्स के लिए भी। तो यहाँ के नवाब भी हुआ करते, यहाँ के नवाब गाजीपुर हैदर हुआ करते थे, उनको गवर्नर जनरल हेस्टिंग ने समझाया और भड़काया कि भाई आप ऐसा है कि क्यों आप नवाब बने हुए हैं इनके आगे, यू जस्ट डिफाई द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर, जो कि कुछ भी हैसियत नहीं रह गई है, और डिक्लेयर योरसेल्फ इंडिपेंडेंट किंग। एंड एज अ रिजल्ट you know the seventh ruler Ghazuddin Haidar had defined the authority of Mughal emperors, जो उनके मालिक होते थे, अपने आप को 19 अक्टूबर 1819 के अंदर इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया। इसीलिए आप देखिए अक्सर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, लोग कहते हैं बादशाह वाइवली शाह, कभी कभी कहते हैं, आप कहते हैं बादशाह कैसे हो गए, तो नवाब हो गए, पर फिफ्थ के बाद में सेवन से लोग ये टेक्निकली बादशाह हो गए थे, पर प्रैक्टिकली ये वही थे। अब देखिए इसमें मजेदार ट्विस्ट आता है, ये जो आपका जहां पर आप बैठे हुए जिसको आप बादशाह बाग कहते हैं, ये इसके अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं कि किसने, अक्सर आप देखेंगे वेबसाइट पे भी लिखा हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी की इसको नसीरुद्दीन हैदर ने बनवाया था। दैट इज पार्शियली करेक्ट, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, दैट पार्शियली करेक्ट। कुछ लोग कहते हैं गाजीउद्दीन उनके पिता ने बनवाया था, फैक्ट कहीं इन बिटवीन है। गाजीउद्दीन हैदर ने अपना इस दिन को याद रखने के लिए जिस दिन वो गद्दी पर बैठा था, इस बाग को बनवाया था, ये जो आप बादशाह बाग है, तभी बादशाह नाम पड़ा इसका बादशाह बाग।
और ये बादशाह बाग शुरू होता था आपके कितना बड़ा था, आप देखिए चांदगंज आप सब लोग जानते होंगे, यहाँ पर चांदगंज का बॉर्डर हसनगंज से लेके और डालीगंज रेलवे स्टेशन जो है वहां तक इरादत नगर तक ये बना हुआ था, गोमती किनारे पूरा का पूरा। तो इसको बनवाना उन्होंने शुरू करा था। उस समय सुप्रिटेंडेंट ऑफ वर्क जो थे राजा बख्तावर सिंह थे। बख्तावर सिंह वही का है जहां पर बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ी गई थी। ही वाज फ्रॉम देयर, ही वाज अ सुप्रिटेंडेंट। और नसरुद्दीन हैदर जो था ही वाज अ प्रिंस ओनली दैट टाइम, बट नसरुद्दीन हैदर वाज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इट। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ नसरुद्दीन हैदर, गाजी हैदर, उसके बेटे नसरुद्दीन हैदर ने इसको कंप्लीट कराया था। तो ना उनका नो डाउट कंफ्यूजन का पूरा चांस है कि तो इसको शुरू किया गया था गाजी हैदर ने और कंप्लीट कराया था नसरुद्दीन हैदर ने। तो जो वेबसाइट का बात वो सही भी है, ऐसा नहीं कि कोई कंप्लीट बात नहीं है। इसको इसलिए इसको बादशाह बाग कहा जाता है। बादशाह बाग की खास बात ये थी, उस समय बड़ी अपने आप में इतना खूबसूरत हुआ करता था बादशाह बाग कि यहाँ पर इसको मतलब दैट वाज द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द किंग्स। यहाँ पर देवर 500 मालिन हुआ करती थी जो कि यहाँ पर काम करती थी और हर मालिन को 2 गैसेस हर हफ्ते मिलती थी। एंड दे वर टोल्ड नॉट टू रिपीट अ गैस एंड नॉट टू पुट ऑन ओल्ड गैस। उनके जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होते थे उसकी मूठ चांदी की हुआ करती थी। और यहाँ पर जो आप ये जो रास्ते बने हुए थे, बढ़िया बगीचे होते थे, उसके ऊपर जो लालटेन टंगती थी वो चांदी की लालटेन टंगा करती थी। आज आप टैगोर लाइब्रेरी के सामने जो देखते हैं कैनाल बनी हुई है, सर आपने टैगोर लाइब्रेरी के सामने कैनाल बना हुआ है, ये उसी टाइम का स्ट्रक्चर है। और बारादरी आप लोग जानते ही हैं, जो लाल बहादुर बनी हुई है वो भी उस टाइम का स्ट्रक्चर है। और एक स्ट्रक्चर हुआ करता था यहाँ पर, जहाँ पर कि आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ पर हुआ करता था। आप कबूतर वाली बिल्डिंग सबको मालूम होगा। इस बिल्डिंग के यहाँ पर खास बात ये थी, आप देखिए कि यहाँ पर 3 दिन का फेस्टिवल होता था जिसको नसरुद्दीन हैदर के टाइम पे बसंत मेला। उसके अंदर हर आदमी केवल वो आपको गेरुए कलर की या पीले कलर की ड्रेस दे। Yeah, it will continue. We are listening such a unique piece of information which we never knew for our own campus. So there would be a tea break, and after that we will continue. Please, sir. I would request, ma'am. Yeah. थैंक यू सर। वाकई आपने लखनऊ को 100 साल पहले लखनऊ कैसा था, लखनऊ विश्वविद्यालय कैसा था, एक झलक हम सब लोग के सामने प्रस्तुत की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका लेक्चर जब आगे रहेगा तो इससे ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और उसको सुनेंगे। क्योंकि आपने लखनऊ की बात करी है तो हम भी लखनऊ की तारीफ करे बिना और लखनऊ विश्वविद्यालय में होकर शताब्दी समारोह के आयोजन में लखनऊ की तारीफ बिना करे रह नहीं सकते। कशिश लखनऊ की हर चीज़ बुला देती है, कशिश लखनऊ की हर चीज़ बुला देती है, ये लखनऊ है जनाब, यहाँ की हवा भी तहजीब सिखा देती है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं ऐश्वर्या अवस्थी इस मंच से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और मैं अनुरोध करती हूँ आप लोगों से कि हमारे साइंस फेस्टिवल के सोवेनियर का विमोचन करें आप इस मंच से। साइंस, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि साइंस फेस्टिवल का आयोजन लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि हम यहाँ से लखनऊ से हमारे जो यंग माइंड है, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, वो अपना जो प्रेजेंटेशन करें, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है उसके थ्रू वो संसार में, वर्ल्ड में अपनी एक जगह बना सके। साथ ही साथ हम उन यंग माइंड्स को भी इस ओर लाने का प्रयास किया है कि वो अपना एक करियर इस साइंस फील्ड में डेवलप कर सके। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर अजय मिश्रा जी को कि वो हमारे सभी मंचासीन अतिथियों को मोमेंटो एंड शॉल दे करके सम्मानित करें। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक राय जी,
प्रोफेसर आलोक राय जी को शॉल एवं मेमेंटो देकर सम्मानित करें। प्रोफेसर आलोक राय। धन्यवाद सर। एक बार फिर से प्रोफेसर आलोक राय जी को मोमेंटो देते हुए प्रोफेसर अजय मिश्रा जी। अब मैं अनुरोध करती हूँ कि प्रोफेसर रवि भट्ट जी को मोमेंटो और शॉल प्रदान करने के सम्मानित करें। प्रोफेसर सुधीर मेहरोत्रा जी प्रोफेसर रवि भट्ट जी को मोमेंटो एंड शॉल देते हुए। धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर सुधीर मिश्रा जी को कि हमारी डीन मैडम को शॉल और मोमेंटो दे के सम्मानित करें। मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर मेहरोत्रा जी को कि अनिल शुक्ला जी को प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी को मोमेंटो एवं शॉल देकर के सम्मानित करें। मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर विभूति राय जी को कि वो प्रोफेसर पांडे सर को मोमेंटो एंड शॉल देकर के सम्मानित करें। धन्यवाद सर। 10 मिनट के लिए टी ब्रेक है, उसके बाद हम फिर से रवि भट्ट सर को आमंत्रित करेंगे। जी सर आइए। एक मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाहता हूँ एक सेंटेंस की। हम लोग कितने लकी हैं कि हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर जो थे, पहले वाइस चांसलर, उनका नाम था GN चक्रवर्ती। ही वॉज फ्रॉम द BHU। और हमारा जो प्रेजेंट वाइस चांसलर है, ही इज ऑल्सो फ्रॉम द BHU। दैट इज योर बिगिन। दैट इज हाउ द 100 years हैव कंप्लीटेड। ये बात तो कोई हिस्टोरियन ही कह सकता है। ये बात बाकी लोग नहीं जान सकते। जी जी, ये तो बात हिस्टोरियन ही कह सकता है। थैंक यू। 10 मिनट के टी ब्रेक के बाद फिर इस मंच पर आप लोगों से एक बार फिर से जुड़ेंगे। 10 मिनट के लिए टी ब्रेक के लिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। धन्यवाद। बात कुछ अजीब सी लगती है। अजीब सी इसलिए लगती है कि एक बार जब माहौल टूट जाता है तो फिर दोबारा उस मना स्थिति में आने में, टू कम बैक टू द सेम मेंटल स्टेट, इवन फॉर द ऑडियंस एज वेल एज द ओरेटर, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. बट सिंस प्रोफेसर विभूति राय is a close friend and is insisting, so I थोड़ा सा हम इसको एक्चुअली क्षमा चाहते हैं, जी. लेकिन अब कुछ ऐसे व्यवधान आ जाते हैं जो so I can't say no to him. I don't know whether it will cut ice with you or not, whether it will go well with you or not, but on his insistence I am continuing a little bit. मैं आपको जैसा कह रहा था, मैं वो बातें नहीं बताना चाहूँगा जो कि वेबसाइट में आपको मिल सकती हैं. वेबसाइट से बाहर की बात थोड़ी होगी तो शायद इट में स्टे विद यू. यहाँ पर मैं अगर लखनऊ विश्वविद्यालय के जो गौरवमय इतिहास की बात करते हुए, उस विषय पर चर्चा करते हुए अगर मैं महात्मा गांधी का जिक्र नहीं करूँगा तो मेरे ख्याल से मेरी बात अधूरी रह जाएगी. 1729 आप लोगों को बड़ी मज़ेदार बात आएगी. महात्मा गांधी की जब बात बताने जा रहा हूँ तो ये मत समझिएगा उनके बोरिंग चीज़ें बताऊंगा आपको जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में. कोई नई चीज़ बताऊंगा महात्मा गांधी के बारे में. महात्मा गांधी 1929 के अंदर लखनऊ विश्वविद्यालय आते हैं यहाँ पर, और उस ज़माने में जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो यूनियन हुआ करती थी उसके उनके लीडर्स को उतनी इज्जत मिलती थी जितनी किसी फैकल्टी को मिलती थी, क्योंकि दे वर वेरी सीरियस काइंड एंड दे वर सीरियसली ट्राइंग टू सर्व टू द सोसाइटी. और बहुत ही पढ़े लिखे लड़के अपने क्षेत्र के अंदर माहिर लोग ही बन पाते थे. वो नहीं होते जो खाली नेतागिरी से बन जाएं. वो अक्सर बहुत पढ़ने वाले होते थे, बहुत अच्छे अच्छे पोइट्स होते थे, वो लोग हुआ करते थे. और लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनरेरी जब डिग्री दी जाती, जिसको दी जाती उसकी इज्जत बढ़ जाती है, वैसे ही लखनऊ यूनिवर्सिटी यूनियन जो होती थी
वो ऑनरी डिग्री लोगों को देती थी, ऑनरी मेंबरशिप देती थी, आई एम सॉरी। मतलब जैसे कि उन्होंने किसी भी फेमस आदमी को वो ऑनरी डिग्री दे दी, हमें मेंबरशिप दे दी अपने यूनियन की, तो इज्जत की बात होती थी। तो महात्मा गांधी जब यहाँ पर 1929 के अंदर आते हैं, तो आपका जो मौलवी हॉल आप लोग देख रहे हैं, इस मौलवी हॉल का कोई बताएगा पहले नाम क्या था? मौलवी हॉल का पहले नाम क्या हुआ करता था? मौलवी हॉल का नाम पहले होता था बेनेट हॉल, और ये एक ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम पे था। लेकिन 1947 के अंदर इसको मदन मोहन मालवीय के नाम पर इस हॉल का नाम बदल दिया गया था। तो मौलवी हॉल में जब आते हैं, तो जैसा कि उस समय कल्चर था नया नया, तब भी अंग्रेज गए नहीं थे, तो एक हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी अच्छी बात है जो आप लोग सब लोग जानते होंगे, बड़ी अम्यूजिंग चीज़ है कि दूसरे को प्रभावित करने के लिए आदमी अंग्रेजी जरूर बोलता है। एंड आई एम नो एक्सेप्शन, मैं भी बोलता रहता हूँ बीच बीच में कि कहीं कोई अनपढ़ ना समझ ले। तो यही हुआ जब महात्मा गांधी आए 1929 के अंदर, तो स्टूडेंट्स यूनियन जो थी उसके लीडर्स ने उनको वेलकम एड्रेस इंग्लिश में किया। जनरली प्रैक्टिस ही होती है जब आप किसी का वेलकम करते हैं तो उसके बाद में वो भी बहुत मॉडेस्ट हो जाता है और आपकी तारीफ करता है। पर महात्मा गांधी ने उसके फौरन बाद इस बात पर नाराजगी जाहिर करी कि उनका वेलकम एड्रेस इंग्लिश में क्यों किया गया। एंड ही मेड नो बोन ऑफ इट, ही डिडंट मिस हिज वर्ड्स, ही स्ट्रेट अवे सेड कि आपको या तो हिंदी या हिंदुस्तानी के अंदर हमारा वेलकम करना चाहिए था, विदेशी भाषा का नहीं करना चाहिए था। और ये जो माइंड इट, ये उस समय कहा था जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे 1929 के अंदर। हम आज भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि आप हमसे खड़े होकर बोले हिंदी में बोलिए, बीच में इंग्लिश में बोल रहे हैं आप। जिस आदमी को अपनी भाषा से प्यार नहीं होता है, जिस आदमी को अपना कल्चर पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जिस कम्युनिटी को नहीं होता है, आप हमेशा याद रखिए कम्युनिटी कभी आगे नहीं बढ़ सकती है, कभी नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि अगर आप दूसरे की भाषा और कल्चर को कॉपी करने में ही अपना टाइम एनर्जी निकाल देंगे तो ज्ञान कब पाएंगे? भाषा ज्ञान थोड़ी ना होती है, भाषा ज्ञान नहीं है। रैट माने चूहा होता है, इंग्लिश में हिंदी में चूहा होता है और दूसरी लैंग्वेज में और होगा। तो ये कम्युनिकेशन, ये लिफाफा है जिससे नॉलेज जाती है आपकी, ये कन्वेयर बेल्ट है भाषा। पर भाषा को इतनी ज़्यादा अहमियत देना कि उस भाषा को सीखने में अपना टाइम एनर्जी बर्बाद करें और ज्ञान ना लाएं। नई बात नहीं कर रहे, पुरानी बात कर रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे रशिया आप लोग जानते हैं, चाहे फ्रांस हो, वो अपनी लैंग्वेज सीखते हैं, तरक्की करते हैं, हम लोग एप करते हैं। तो मैं अगेन वहाँ पर आप कमिंग बैक टू लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो महात्मा गांधी ने इस बात को बहुत सख्त एतराज़ करा और उन्होंने उस समय कहा जरूरी नहीं कि आप हिंदी ही शुद्ध बोलें, पर आप हिंदुस्तानी बोलें, क्योंकि हिंदुस्तानी वो होती जो हम आजकल हम और आप बोलते हैं यहाँ पर, तो ये हिंदी नहीं है, हिंदुस्तानी है। क्योंकि इसके अंदर इट इज़ हैवली लेस्ड विद द लैंग्वेज जो हम लोग बोल रहे हैं भाषा, हिंदी से कहते हैं, वो उसमें अरबिक, पर्शियन, टर्किश, पोर्तुगीज और हिंदी के वर्ड्स होते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, जब आप बातचीत में रोज बोलते हैं, क्या मेरे को यहाँ कोई बताएगा चाकू की हिंदी क्या होती है? आप लोगों में से इतने लोग बैठे हैं, चाकू की हिंदी कोई बताएगा मेरे को? एनीवन हियर? कोई हिंदी नहीं जानता यहाँ पर, सब हिंदी नहीं आती किसी को भी। क्या कह रहे हैं? छुरा कह रहे हैं, छुरा। छुरा, छुरा और छुरी राम। आपको लग रहा है ये ठीक वर्ड है? आपको लग रहा है ठीक वर्ड है? अच्छा, बर्फ की हिंदी क्या है? बर्फ की और फर्श की हिंदी क्या है? यहां पर मैं आपका एग्जाम नहीं ले रहा हूं, यहां मैं एक सहज प्रक्रिया बता रहा हूं कि जितनी भी भाषाएं होती हैं, हर भाषा दूसरी भाषा के शब्द लेती है। चाकू वर्ड टर्किश वर्ड है, फर्श वर्ड और बर्फ वर्ड ये पर्शियन वर्ड है। ये हमारी भाषा में इतने ज़्यादा मिल गए हैं कि इनका हिंदी वाला वर्ड नहीं है। जैसे साबुन अरबिक वर्ड है, कमीज आप जिसे आप हिंदी समझते हैं, हिंदी नहीं है, अरबिक वर्ड है। मेज, कुर्सी अरबिक वर्ड्स है, बच्चा भी इवन अरबिक वर्ड है। और इवन आप जो इंडिया के अंदर जो मेन दो फसल होती हैं, रबी की और खरीफ की होती है, ये भी अरबिक वर्ड है। तो मैं यहाँ पर बताया, ऐसा नहीं कि हिंदी के वर्ड भी नहीं है, बताना ये चाहता हूँ कि दूसरी भाषा के शब्द अगर आपके अंदर आके सहज रूप से
इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि वो आपको अपनी भाषा लगने लगती है, तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए। दिक्कत तब होती है यहाँ पर जब उर्दूदार लोग जो होते हैं, जब आप कभी जाइए उर्दू के मुशायरों में जाइए तो वो इतनी ज़्यादा ठेठ होकर है जो उसमें अरबी फारसी डालने, उर्दू तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, उर्दू तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है। लैंग्वेज इन द सेंस कि उर्दू का अपना कोई शब्द नहीं होता है। उर्दू लैंग्वेज के अंदर जितने वर्ड हैं, उर्दू की ग्रामर जो होती है वो हिंदी की होती है, और उसके जितने भी वर्ड होते हैं तो अरबिक होते हैं, पर्शियन होते हैं, टर्किश होते हैं, हिंदी के होते हैं, पर इन सबको मिला के उर्दू बन गई। तो अगर अब उनको जनरल लैंग्वेज में कहा जाता है उर्दू का वर्ड है, तो जब उर्दू की आप शायरी करते हैं, उर्दू में तकरीर की जाती है, तो उसको इतना ज़्यादा उसके अंदर अरबी फारसी शब्द डाल देते हैं कि अच्छे खासे लोग नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह से हिंदी की जब हम बात करते हैं, जब हिंदी की बात करने लगते हैं यहाँ पर बैठ के, तो हिंदी के अंदर इतने ज़्यादा शब्द डाल देंगे तो हिंदी में बहुत दुश्वार हो जाती है। इसीलिए ये टर्म यूज़ किया गया हिंदुस्तानी, जिसके अंदर आम बोलचाल के अंदर यूज़ होने वाले उर्दू के वर्ड, आम बोलचाल में यूज़ होने वाले हिंदी के वर्ड जब यूज़ होते हैं, यानी जो हम लोग आजकल बोलते हैं, हम लोग आपस में उससे बात करते रहते हैं, तो ये भाषा ही हिंदुस्तानी भाषा है, और ये जो रिलेवेंट भाषा है वो यही है। नाउ अगेन, अब तो गांधी ने उस समय कहा था कि आप हिंदुस्तानी में बोलिए या फिर हिंदी में बोलिए। इसी जगह आप आइए, अब यहाँ पर 1923 कोई यहाँ बताएगा कि टैगोर लाइब्रेरी का नाम टैगोर लाइब्रेरी कैसे पड़ गया? टैगोर लाइब्रेरी जो है, टैगोर लाइब्रेरी का पहली बात तो इसका आर्किटेक्ट जो था, ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन, उसका नाम था वॉल्टर बॉर्ले ग्रिफिन। उसको यहाँ पे जब हायर किया गया था तो उससे कहा गया था 2 प्रपोजल भेजिएगा, एक इंडियन स्टाइल में और एक आप जो है यूरोपियन स्टाइल में लाइब्रेरी बने। तो उसने 2 नहीं भेजे, उसने केवल एक ही प्रपोजल भेजा, और वो यहाँ इतना पसंद किया गया कि उसको बुलाया गया। फिर यहाँ पर जब वो यहाँ पर आता है तो उसको लखनऊ इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था कि अपनी वाइफ को लिखता है दैट आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंडिया देन what I was comfortable in back ऑस्ट्रेलिया। ये लाइब्रेरी बनती है जब, उसके बाद में यहाँ पर उस समय इंग्लिश के हेड ऑफ डिपार्टमेंट 1923 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय यहाँ पर जो इंग्लिश के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, इस समय मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो ही वॉज वेरी फ्रेंडली टू टैगोर। तो टैगोर को उन्होंने बंद करेंगे नहीं, अच्छा, तो टैगोर को उन्होंने बुलाया यहाँ पर, और वही आपका जो हॉल था यहाँ पर, मौलवी हॉल समय, तब उससे मौलवी हॉल नहीं कहते थे उसको, बैलेट हॉल कहते थे। बैलेट हॉल के अंदर उनका एक प्ले हुआ इनाक्ट किया गया था टैगोर का, एज वेल एज उन्होंने यहाँ पे एड्रेस भी किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और उनका एसोसिएशन यूनिवर्सिटी से ऐसा हो गया कि इस वजह से टैगोर लाइब्रेरी का नाम टैगोर लाइब्रेरी पड़ा। अब अगर मैं आपको टैगोर लाइब्रेरी की खाली बात करूं, बोलता रहूंगा तो बहुत ज़्यादा बोलता रहूंगा, तो खत्म करूंगा। टैगोर लाइब्रेरी की बात करें तो अगर मैं आपको बता दूं यहाँ इतनी किताबें हैं, इतने जर्नल्स हैं, इतनी थीसिस है, तो कौन क्या बड़ी बात होगी? कोई नहीं, हर लाइब्रेरी में होता क्या खास बात हो जाएगी। चलिए रस्म पूरी करने के लिए बता भी देते हैं कितना हुआ। लास्ट काउंट जो सीरियस किया गया था उसके हिसाब से 5,50,000 किताबें यहाँ पर थी। यहाँ बस 50,000 जर्नल्स थे और 10,000 यहाँ पर थीसिस थी अप्रूव इस लाइब्रेरी के अंदर। बट दिस इज नॉट अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग विद यू, कोई खास बात थोड़ी रहा है। अब असली बात सुनिए, आप लोगों को मजा आएगा। अगर वीसी साहब होते हो, टाइम होता तो उनको और मजा आता, क्योंकि ही कैन टेक अ डिसीजन, इसलिए बता रहा हूं। इस लाइब्रेरी के अंदर देयर इज अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स। यहाँ पर एक आर्ट गैलरी, सर थोड़ा बोलने दीजिए, अब मैं डाइवर्ट फील करता हूँ यार। आर्ट गैलरी शोकेस की। तो मैं लाइब्रेरी जो है इसके अंदर कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क है, और आप लोगों ने एक नाम शायद पता नहीं सुना होगा कि नहीं सुना होगा, एक यहाँ पर चुगताई साहब पेंटर हुआ करते थे, नहीं उसमें चुगताई तो पेंट है, उनकी 4 पेंटिंग यहाँ पर हैं जिसकी अगर वैल्यू निकाली जाए तो करोड़ों में निकलेगी। बाद वो पाकिस्तान चले, कराची के थे वो, यहाँ पर आए थे, यहाँ रहकर उन्होंने पेंट किया था। तो 20th सेंचुरी के लीडिंग पेंटर हैं, उनकी पेंटिंग है। यहाँ पर हीरामन राज चौधरी की जो महात्मा गांधी की रखी स्टैचू,
उन्होंने बनाई थी। उन्होंने ही जहाँ जीपीओ आपका है, जीपीओ के अंदर जो जहाँ पर आज महात्मा गांधी की फोटो लगी है, स्टैचू लगी है, वहाँ पर जॉर्ज पंचम की फोटो युवा ने लगी थी, वो भी उन्होंने ही बनाई थी। बाद में महात्मा गांधी की फोटो लगी वहाँ पर। तो मैं कहना ही चाह रहा था यहाँ पर कि आपकी लाइब्रेरी जो है इतना, वहाँ का कलेक्शन इतना ग्रेट है कि बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आती है। और तो फिर बहुत लंबे नाम जाएंगे। फ्रैंक के भी पेंटिंग है। अब हम आपको टैगोर लाइब्रेरी के बाद में आप लोगों को एक शेर सुना दूं अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल 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 क्योंकि थोड़ा सा जो लोग सो रहे शायद जग जाए, क्योंकि मेरे को भी नींद आती है लगने बोलते बोलते। नहीं, सब सुन रहे हैं साहब, सब एंजॉय कर रहे हैं साहब। इतना अटेंटिव तो कोई स्टूडेंट नहीं रहता क्लास में, जितने टीचर्स हैं यहाँ। एक शेर सुनिए। देखिए, लखनऊ एक ऐसा शहर है और उसके अंदर आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है। लखनऊ एक शहर नहीं है, लखनऊ एक इंस्टीट्यूशन है। तो एक लखनऊ के ऊपर एक शेर है, जहाँ दिमाग काम नहीं करता वो दिल करता है। जिसने देखा एक बार लखनऊ, जिसने देखा एक बार लखनऊ, वो बस यही कहा कर रह जाता है। और रूह में अब ऐसा लखनऊ फिर दिल से कहाँ निकाला जाता है। जिसने देखा एक बार लखनऊ, वो बस यहीं का होकर रह जाता है। और रूह में आप ऐसा लखनऊ फिर कहाँ दिल से निकाला जाता है। और एक दूसरा शेर है लखनऊ के ऊपर ही है। जब कभी किसी अजनबी शहर में कोई बेअदब बेमुरव्वत आगे निकलने को उकलाता है, जब कभी किसी अजनबी शहर कोई बेअदब बेमुरव्वत बेवजह आगे निकलने को उकलाता है, यकीन करो दोस्तों, हमको अपने लखनऊ का पहले आप बहुत याद आता है। पहले आप बहुत याद आता है। तो विद दिस, और इस शेरों के साथ, तीनों शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और उम्मीद है फिर कभी मुलाकात होगी। धन्यवाद सर। वाकई आपने हमें लखनऊ विश्वविद्यालय के उन क्षणों को याद दिला दिया है जो हमारे सामने तो नहीं हुए, लेकिन आज से काफ़ी सालों पहले वो चीज़ें हमारे बीच में थी। हम भी लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए एक बात कहते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय हमारा परिचय है, गर्व हमें है अपने विश्वविद्यालय पे। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर सुधीर मेहरोत्रा जी का कि वो यहाँ पर आए और वोट ऑफ थैंक्स दें। So I have been entrusted the responsibility of proposing a formal vote of thanks. A lot of people who are present here in this great arena in front of Hindi department, they are not right here for different reasons, but it is my duty to acknowledge all of them. First of all, I'd like to express first of all the Honorable Vice Chancellor Professor Alok Rai, the Vice Chancellor of Lucknow University, who graced the occasion and presided over the function. श्री रवि भट्ट, एमिनेंट हिस्टोरियन, जिन्होंने बहुत सारी शेर व शायरी के दौरान की बातें बताई और कुछ ऐसी नायाब चीज़ें बताई। इन्होंने नायाब वर्ड के बारे में भी बताया, नवाबों के बारे में भी बताया, बादशाहबाद की भी हिस्ट्री बताई। और कुछ चीज़ें तो बड़ी एक दिल खुश हो गया कि इन्होंने कहा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो पहले वाइस चांसलर थे वो भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से थे, और जो 100th ईयर में वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर आलोक कुमार राय, वो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के थे। तो इन्होंने तो हिस्ट्री की, इतिहास की ऐसी गंगा बहाई कि मैं तो इनके बगल में बैठा था कि अनुग्रहित हो गया। और मुझे लगता है बहुत सारी ऑडियंस जो सुबह के फंक्शन में थी, क्योंकि इनका लेक्चर 2 पार्ट्स में था, तो उनको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली
कि वो जो बादशाह बाग कैसे नाम पड़ा और क्या कहाँ कहाँ का एरिया था और कैनिंग स्कूल कहाँ से शुरू हुआ और अमीनाबाद नाम क्यों पड़ा और कैनिंग कॉलेज क्यों पड़ा और महात्मा गांधी की जो विजिट हुई और बेनेट हॉल इसका नाम था, मालवीय ऑडिटोरियम का, और टैगोर लाइब्रेरी और कैसी कैसी नायाब पेंटिंग्स। तो ये एक अभिभूत करने वाला था और मैं लगता हूँ कि इनसे बढ़िया कोई कीनोट स्पीकर इस ओकेजन पे हो नहीं सकता था जो है। और इन्होंने कहा फिर कभी मिलेंगे। मैं प्रोफेसर विभूति राय से कहूँगा इनको बार बार बुलाएं जो है। ये तो हमारे बारे में, हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में जिसे कहते हैं कि एक सोने की खान है इनका, जो खजाना है इनका जो है, और मेरे पास शायद शब्द नहीं मिल रहे इनकी तारीफ करने के लिए जो है। So I, on behalf of the organizing committee, Science Festival, extend a heartfelt vote of thanks to all the speakers for sharing us your finding, experiences and opinions today. And रवि भट्ट साहब के बारे में मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। वाइस चांसलर साहब तो हमारे चीफ पैट्रन हैं और उन्हीं की छत्र छाया में ये चीज़ हो रही है। और विभूति राय साहब ने अपने उद्बोधन संभाषण में ये कहा था कि 100वें साल की हिस्ट्री में ये साइंस फेस्टिवल पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आर्ट्स फैकल्टी के क्वाड्रेंगल में साइंस की गंगा बह रही है। ये भी हमारी गंगा जमुनी सहजीब का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। आई थैंक विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट द डायरेक्टर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी, colleges and school across the city for joining us today. I have a special mention of praise for Sri Kumar Keshav, who was supposed to come here but couldn't come because of professional preoccupations and hazards. मेट्रो ऊपर जा रही है और मेट्रो स्टेशंस पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के सभी, लखनऊ शहर के सारे मेट्रो स्टेशंस पे साइंस फेस्टिवल की वाइड पब्लिसिटी हुई है। इसके लिए मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे लोग जिन्होंने कि स्पॉन्सर किया हमारे साइंस फेस्टिवल को, जिसमें बहुत सारे, सबके नाम लेना संभव नहीं है। बहुत लोगों ने स्टॉल्स लगवाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, साइंस फैकल्टी के डिपार्टमेंट्स के टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, यूजी स्टूडेंट्स हैं, पीजी स्टूडेंट्स हैं। और जो एक, वैसे तो ये औपचारिकता मात्र है क्योंकि हमारा तो ये फर्ज था, लेकिन कुछ लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, और उससे पहले मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड our immense thanks to Professor Vibhuti Rai, chairman of the Science Festival Organizing Committee, and a big round of applause for him. He is my elder brother and he has played tremendous role in the successful organization of his event. ये बहुत डेडिकेटेड आदमी है, बहुत पैशनेट आदमी है और सारा दिन मुझको अपने साथ रखते हैं। और मैं तो रात में ही सिर्फ अपने घर सोने जाता हूँ, बाकी दिन डॉक्टर साहब के साथ ही रहता हूँ। मेरे परिवार वालों से संबंध भी थोड़े दाएं बाएं हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने इतने दिल लगा करके, इतने पैशनेटली, इतने डेडिकेटेड मैनर में इस साइंस फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन इतने कम समय में किया। जब अनलॉक 5 के बाद वीसी साहब ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो ये सारा फेस्टिवल सेनापति की वजह से होता है। सेनापति का अगर निर्देशन अच्छा हो तो सेना अच्छा काम करती है। और सेना में जो लोग, जिन्होंने बड़े कर्मठ लोग हैं, प्रोफेसर राजीव पांडे जो डायस में बैठे हुए स्टैटिस्टिक्स के हेड, इन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। डॉक्टर देश दीपक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, डॉक्टर गीतांजलि जूलॉजी डिपार्टमेंट की, डॉक्टर महेंद्र अग्निहोत्री फिजिक्स डिपार्टमेंट के, डॉक्टर पुनीत मिश्रा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के, और मेरे विभागीय सहयोगी डॉक्टर समीर शर्मा, सब लोगों ने रात दिन बिल्कुल एक कर दिया। मैं डीन फैकल्टी ऑफ साइंस प्रोफेसर तृप्ता त्रिवेदी का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, वो और प्रोफेसर अनिल शुक्ला जो कि अभी कुछ टाइम पहले वाइस चांसलर थे बरेली यूनिवर्सिटी के, वो भी सुबह यहाँ पर आए, उन्होंने ग्रेस किया इस ओकेजन को। और जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूजी पीजी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वॉलंटियर्स किसी भी प्रोग्राम के सक्सेस की बैकबोन होती हैं। रात दिन एक कर दिया, इवन गर्ल्स स्टेड लेट इन द नाइट, सो इट इज दीज पीपल हु हैव मेड दिस प्रोग्राम an immense success. So I would like to congratulate from the bottom of my heart and express sincere gratitude to all the volunteers. और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके बाद प्रोफेसर विभूति राय भी कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार काम किया। तो एक बार फिर प्रोफेसर विभूति राय के लिए बहुत बहुत तारीफ, बहुत बहुत तालियां जो है। अजीम दोस्त सुधीर कुमार, सुधीर मल्होत्रा साहब मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही कह गए। मैं, ये इनॉग्रल फंक्शन है, वैलिडिटरी नहीं। मैं सिर्फ 2 शब्द ये कहना चाहूँगा कि ये जो सक्सेसफुल इवेंट है, ये टीचर्स की वजह से नहीं है, ये उन छात्र छात्राओं की वजह से है। और ख़ास करके मैं उनके नाम लूँगा जिन्होंने पिछले 15 दिन से दिन रात लग कर के
इस कार्यक्रम को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैं खास करके 3 विभागों के उन शोध छात्रों का जिक्र करना चाहूँगा जो कि मुझे लगता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के छात्रों के आगे उनका परचम आगे ऊंचा ही रहेगा। उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो लियाकत है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, मैं बिल्कुल अमेज था। लाइटनिंग स्पीड से काम करते हैं बच्चे, इतना सीखने को मिला उन सबसे। मैं खास करके जिक्र करना चाहूँगा मेघना अवस्थी जी, मेघना अठवानी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। मेघना जी हैं आसपास कहीं? कल रात में 3 बजे ये जो सोवेनियर रिलीज हुआ है इसमें करेक्शन लगा के उन्होंने मुझे भेजा। बाप रे बाप। आप इमेजिन नहीं करेंगे। और सवेरे 8:30 बजे फिर मुझे फ़ोन करके बताया कि सर एक गलती रह गई है, आप बात कर लीजिए। वो गलती हम लोगों ने सुधार ली और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट परफेक्ट रूप में ये इतना करीब 70 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। मैं मुख्य रूप से उसमें मेघना अठवानी, शिवांगी मिश्रा, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, प्रोफेसर पांडे के दोनों शोध छात्र रहे हैं। आप दोनों का मैं क्या शिवांगी है आसपास कहीं पे? मेघना प्लीज आइए। वनेशा रंजन, आप हैं कहीं आसपास? वनेशा प्लीज। ये हमारे जियोलॉजी डिपार्टमेंट की एमएससी की छात्रा है, अभी इन्होंने अपना डिग्री हासिल की है। आइए स्टेज पे आइए। शिवांगी प्लीज। रजत राज, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के रजत। ओके। मयंक भारद्वाज, मयंक भारद्वाज, जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अभिषेक कुमार, शशांक कीर्ति, इन सब लोगों ने, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, मगर पिछले 3-4 दिन से इन लोगों ने मिल करके ये पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। मैं इन सब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वाइस चांसलर साहब ने हमको आदेश दिया, उन्होंने अनुरोध किया कि ये कार्यक्रम कराया जाए। उनकी छत्र छाया में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आप जैसे देख सकते हैं कि ये कार्यक्रम पहली बार इस प्रकार का इस विश्वविद्यालय में हो रहा है और यहाँ की पूंजी इस विश्वविद्यालय की ये छात्र छात्राएं हैं। इनके लिए मैं पुनः एक बार आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप लोग इन सब के लिए जस्ट गिव ए बिग क्लैप। आप लोग प्लीज़ बैठे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इतना बड़ा आयोजन बगैर प्रशासन के नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय के प्रशासन में हर स्तर पर मुख्य रूप से वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, डिप्टी रजिस्ट्रार, इन सब के साथ साथ वर्क्स डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे सहयोगी गण हैं और विभागों के जो कर्मचारी गण हैं, खास करके उन विभागों ने जिन्होंने मुख्य रूप में से इसमें अपनी भूमिका निभाई है। जैसा आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्वविद्यालय में ये साइंस फेस्टिवल इस समय चल रहा है, उसका एक केंद्र ये है। जितने भी विज्ञान विभाग हैं, विज्ञान के विभाग हैं, 9 विभाग, वहाँ पर एक अत्यंत रोचक कार्यक्रम चल रहा है। जो भी यहाँ पर आए हुए विजिटर्स हैं उनसे और जो इस विश्वविद्यालय के लोग हैं वो सब, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि विभागों में जाएं। 4 म्यूजियम खुले हुए हैं। आप पहली बार इस विश्वविद्यालय की धरोहर देखेंगे। जियोलॉजी डिपार्टमेंट में, जूलॉजी डिपार्टमेंट में, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में और एशियंट इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आप ज़रूर विजिट करें। आपको लगेगा
कि इस विश्वविद्यालय में कितनी छुपी हुई चीज़ें हैं जो आज तक आपने नहीं देखी। इसके अलावा विभागों में लेक्चर सीरीज आयोजित की गई है। अभी लंच ब्रेक के बाद यहाँ पर 2 लेक्चर्स होने वाले हैं और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे कुछ सहयोगी इस विश्वविद्यालय के वो दुनिया में बहुत नामचीन हस्ती के रूप में जाने जाते हैं, परंतु कुछ दुर्भाग्य रहता है विद्यालयों और विश्वविद्यालयों का कि वो अपने यहाँ के लोगों को कभी मौका नहीं देते। मैंने कुछ हट करके अब की बार सोचा कि जब हम लोग बाहर के विश्वविद्यालयों में जाते हैं, संस्थानों में जाते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं और वहाँ सारी दुनिया में उनका नाम है, अपने विश्वविद्यालय में भी उनको शोकेस करना होगा कि वो किस प्रतिभा के धनी हैं और वो सब यहाँ पर आने वाले दिन आज और आने वाले दिनों में कोई ना कोई कम से कम 1 या 2 लेक्चर्स हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के होंगे। इसी के साथ केमिस्ट्री में 4 शोध छात्र छात्राएं हैं, वो अपने लेक्चर्स प्रेजेंट करेंगे। जूलॉजी विभाग में ऑनलाइन लेक्चर्स ऑलरेडी परसों से शुरू हो गए हैं, वो भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये विज्ञान का जो मेला लगा हुआ है आज इस प्रांगण में, यह इस शहर की दीवारों के बाहर पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब तक पहुँचे, उसके आपको बहुत जल्दी ही उसके कनेक्टिविटी दे दी जाएगी। ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, जो भी यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, जो भी इसमें लोग देखना चाहें वो लिंक को क्लिक करके YouTube पे लाइव चैनल देख सकते हैं। मैं जो सभी आप जो आगंतुक लोग आए, हमारे जितने सभी करीब विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और ख़ास करके हमारे सहयोगी गण जितने टीचर्स हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके आने से ही यहाँ की फ़िज़ा में खुशबू फैली है। और मैं इसी के साथ जो भी कमियां रह गई हैं उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कभी भविष्य में मौका मिलेगा तो इन कमियों को हम दूर कर पाएंगे। जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारे इन रिसर्च स्कॉलर्स की टीम की वजह से है और जो कमियां हैं वो मेरी वजह से है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। विश्वविद्यालय के लिए 2 लाइनें और उसके बाद लंच ब्रेक। बहुतों के अंदर बसने वाली रवानी है ये, कुछ अधूरे पूरे सपनों की निशानी है ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, सालों की एक लंबी कहानी है। धन्यवाद, आप लोगों ने इतने धूप में बैठ कर के हम सभी लोगों को सुना, अपना बहुमूल्य समय दिया। इसी तरीके से जोश बनाए रखिए और लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में अपने उत्साह को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। दाहिने हाथ